अल्लाह की बदबू, इस बदबू में तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस बदबू से तो उल्टी भी आ रही है। ये बी विंग में रहने वाले लोग भी ना जब देखो तब गंदगी फैलाते रहते हैं। और ए विंग वाले, आपके यहाँ से मटन से तो इत्र की खुशबू आती है। नज़मा आपा मुंह मत खुलवाओ। क्यों क्यों क्यों? आपकी बिल्डिंग में तो डस्टबिन भी नहीं मिलते हैं। देखो क्या बोल रही है। चुप हो जाइए, खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। देखिए ना कासिम चाचा, इन बी विंग वालों ने ना जीना मुश्किल कर दिया है। अरे सलमा बेटा, छोटी सी बात है, अगर ड्रेनेज का पाइप खराब हो गया तो म्युनिसिपैलिटी वालों को बुला लेते हैं। आप ना हमेशा इनकी बात ही लेते हैं। इन लोगों को तो यहाँ से हटा देना चाहिए। या अल्लाह, इतनी नफरत। अब विंग के हिसाब से लोगों का बंटवारा होगा सलमा। हाँ अशरफ चाचा, म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन करो। जी चाचा। स्वच्छता हमारे देश की सबसे आखिरी प्राथमिकता होती है। शायद ये अकेला ऐसा देश है जहां स्वच्छता के लिए अभियान की जरूरत पड़ती है और देश के बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वच्छता अभियान पर खर्च होता है। हमारा आज का क्राइम पेट्रोल का एपिसोड एक सोसाइटी की गंदगी से शुरू होता है और सोसाइटी के ड्रेनेज पाइप में पाई गई गंदगी इंसान के मन की गंदगी को उजागर करती है। अल रेहान मुंबई के उपनगर में बसी एक सोसाइटी। पिछले 2 दिन से अल रेहान सोसाइटी में भयानक बदबू आ रही थी। 2 दिन तक तो वहां के लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि हम सब गंदगी और बदबू के आदी हो चुके हैं। लेकिन आज इस बदबू ने तो कहर ही बरपा दिया। जब सांस लेना भी मुश्किल हो गया तब जाकर सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठा हुए और इस समस्या के बारे में सोचने लगे। क्या हुआ भाई? साहब वो पाइप खराब हो गया था। चौकअप हो गया। चलो खोलो उसको। साहब ये देखो क्या निकला। या अल्लाह, या अल्लाह। कहाँ ये अल रेहान बिल्डिंग? जन्नत नगर से। ये पाइप चौकअप हो गई तो खोल के देखा तो ये बॉडी के पुर्जे निकल आए। शिंदे, इन्हें लैब भिजवाओ। यस सर। ये ड्रेनेज का पाइप आता कहाँ से है? सर अल रेहान की 3 विंग्स है सर, ए बी और सी। तीनों विंग का वेस्टेज यही जमा होता है सर। हर विंग में कितने फ्लैट हैं? 36 फ्लैट है सर। हमारे विंग में सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब। ये जरूर बी विंग वालों का काम होगा। या अल्लाह, साहब हमने कुछ नहीं किया। ये कुछ शिंदे, इस पूरे एरिया को सील करो। यस सर। कत्ल हुआ है लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। इसका मतलब मरने वाला आदमी वहां का रहने वाला नहीं है। लेकिन सर लाश कहाँ है? सिर्फ जिस्म के कुछ टुकड़े पाए जाना, मामला बहुत कंफ्यूजिंग है सर। इंसान के जिस्म के टुकड़े पाए गए हैं शिंदे। पता करो उस बिल्डिंग में इससे पहले कहीं कोई संदिग्ध हरकतें करता हुआ तो नहीं पाया गया है। मतलब ये कि जिस तरह से ये कत्ल हुआ है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई मानसिक बीमारी का शिकार इंसान है और इंसान की विकृत मानसिकता उससे क्या क्या करवा सकती है इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। पता करो उस बिल्डिंग में कोई मानसिक बीमारी का शिकार इंसान तो नहीं है। और वो जो 2 औरतें आपस में बहस कर रही थी, जी, उन दोनों से अलग अलग पूछताछ करो। यस सर। हाँ साहब, हमारे विंग में सब कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पर साहब सबके सब अच्छे काम धंधे वाले लोग हैं। यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। ये ए विंग जैसे दरवाजे बंद नहीं रखते हैं हम। यहाँ कौन कौन रहता है? मैं और मेरे शोहर। वो क्या काम करते हैं? जी वो दुबई में काम करते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है यहाँ जो कुछ हुआ वो किसका काम होगा? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। पिछले हफ्ते तुमने कोई अनजान लोगों को आते जाते देखा है? नहीं साहब। ठीक है,
कुछ पूछताछ करनी है। पूछो, सलमा जी को भी बुलाइए। जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं सब बता दूंगा। देखिए, ये हमारे प्रोसीजर का हिस्सा है, आप प्लीज उन्हें बुलाइए। सलमा, सलमा, जी बाहर आओ। आई। हम अंदर आ सकते हैं? आइए। जो पूछना है जल्दी पूछिए। लगता है आपको इत्र का बहुत शौक है, पूरा घर महक रहा है। आपको कोई एतराज? नहीं। वैसे आपके बिल्डिंग से कोई मिसिंग तो नहीं? हमको क्या पता, इस घर में हम 2 मेंबर्स हैं, यहां से कोई मिसिंग नहीं। जी नहीं साहब। सर, लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या 3 दिन पहले हुई है और लगता है बॉडी के बाकी के पार्ट्स कहीं और फेंके गए हैं। मतलब ये खून कहीं और हुआ है और लाश का बाकी हिस्सा जिसमें बड़े टुकड़े नहीं हैं। साहब, सलमा का हस्बैंड कमाल पढ़ा लिखा है साहब, MA PhD किया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी नौकरी की उसने, उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। वजह? मानसिक संतुलन की कमी है साहब, रात भर जगता है, नींद की बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है साहब उसका। सलमा को भी बहुत मारता पीटता है, बच्चे नहीं हो रहे ना उनको, सोसाइटी में भी किसी से बातचीत नहीं है, एकदम अजीब आदमी है। कमाल पे नजर रखो, कहाँ जाता है, क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ड्रेनेज में जो लाश के टुकड़े मिले थे उसकी जड़ तक जाने की कोशिश लगातार चल रही थी। ये एरिया सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस घर घर जाकर तलाशी लेने की बजाय कुछ और ऑप्शंस ढूंढ रही थी। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि कातिल आखिर है कौन। सोसाइटी के ड्रेनेज से मिले इंसानी जिस्म के वो छोटे छोटे टुकड़े सारी सच्चाई बयां करने में असमर्थ थे, लेकिन जिसने भी ये काम किया था बड़ी बेरहमी से किया। इस कत्ल के पीछे अब तक 2 ही संभावनाएं नजर आ रही थी। एक, या तो किसी मानसिक बीमार व्यक्ति की विकृत मानसिकता, या फिर किसी पेशेवर खूनी द्वारा किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी थी कि अचानक एक सुबह इंस्पेक्टर पाटिल का फोन बजा। जन्नत नगर के पास जो डंपिंग ग्राउंड है वहां चलना। ओके सर। जन्नत नगर डंपिंग ग्राउंड चला। साहब, मैं पिछले 2 दिनों से बीमार था, छुट्टी पे था। आज मैं जब कचरा उठाने के लिए आया तो यहाँ से बदबू आ रही थी। फिर मैंने आके देखा तो यहाँ पे ये पॉलीथीन मिला। फिर मैंने तुरंत आप सबको बताया। कामले, इसे फोरेंसिक लैब भिजवाओ। शिंदे ये किसी पेशेवर का काम लगता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद क्या है, वजह क्या है, वो पता लगाना जरूरी है। कमाल के बारे में कोई खबर? सर, जैसे कामले ने कहा, वो नॉर्मल नहीं लगता, निशाचर है, रात भर घूमता रहता है। बुलाओ उसको। यस सर। डंपिंग ग्राउंड है ना, डंपिंग ग्राउंड, हड्डियां मिली, इंसान की हड्डियां। या अल्लाह, असलम भाई, कौन हो सकता है दरिंदा? हमारे एरिया को नजर लगी है, काला जादू है ये, काला जादू। या अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है? 3 दिन पहले आप कहाँ थे? याद नहीं। मैं हेल्प कर देता हूँ। आप डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर के पास जाना कोई जुर्म है? बिल्कुल नहीं। मैंने सुना आप अपनी बीवी सलमा से मारपीट करते हैं। कौन नहीं करता, सब झगड़ते हैं। प्यार भी तो इतना ही करता हूँ मैं। आप अपनी सोसाइटी में सबसे कटे कटे रहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं, ऐसा क्यों? ईद के दिन पूरी सोसाइटी को सेवइयों की खीर खिलाता हूँ मैं। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, आई मीन वायलेंट। और जब आप वायलेंट होते हैं तो आपको ये कहते हुए सुना गया है कि मार दूंगा, काट दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा। आपको एक बार पहले अरेस्ट भी किया गया था। किसने दी रिपोर्ट? सलमा ने। एनीवेज, क्या लगता है आपको ये मर्डर किसने किया होगा? आप ढूंढिए, आपका काम है। और कुछ सवाल पूछना है या मैं जाऊं? जाइए। थैंक यू।
आदमी सनकी है पर कातिल नहीं लगता, फिर भी इग्नोर नहीं कर सकते। नजर रखना इस पे। हाँ साहब। अपने खबरियों से कुछ पता चला और कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? इस एरिया में तो नहीं। और वो डंपिंग ग्राउंड के आसपास कोई निशान मिले? नहीं सर, कहीं कोई खून के धब्बे या और कोई निशान नहीं थे। और हाँ, लाश के टुकड़ों को बाकायदा पॉलीथीन के बैग में लाया गया था। ये डंपिंग ग्राउंड से मिले जिस्म के टुकड़े और अल रेहान बिल्डिंग में मिले जिस्म के टुकड़े एक ही इंसान के तो नहीं है। लैब से पता करो, क्या पता एक ही इंसान हो। यस सर। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। कांबळे, क्या हो रहा है? मी बघून येतो साहेब। क्या झालं पाटील भाई? बच्ची, क्या हुआ? मेरी बच्ची गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो साहब। एक मिनिट साहेबकडे चला। साहेब मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। बैठिए। क्या हुआ? साहब मेरी बेटी गुम हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो साहब। क्या उम्र है? 23-24 की होगी साहब। नाम? रजिया। कुछ काम करती है वो? सब बर्तन मांजने का काम करती है। कहाँ? अल रेहान बिल्डिंग है ना, वहाँ पे। अल रेहान? हाँ साहब। आप कहाँ रहती हैं? मैं तो वहाँ सातारा रहती हूँ, लेकिन हमारी जान पहचान के हीरा भाई है ना, उसके साथ वो रहती है। लेकिन वो तो गांव गई है तुम्हारे पास, बोली माँ को लेने जा रही हो। मगर वो गांव तो नहीं आई। या अल्लाह, कहाँ गई है मेरी बच्ची? अरे चिंता क्यों कर रही हो, वो चचेरी बहन सायरा है ना, वो कभी कभी लेके जाती है उसे। तुम पहले अंदर तो आओ। पहले उसे ढूंढते हैं ना हम। अच्छा ठीक है, सामान रखो। सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। वो रजिया आई है तेरे पास? नहीं तो, मेरी तो उससे 10-12 दिन से बात नहीं हुई। लेकिन हीरा भाई कह रहे थे कि वो शायद तेरे पास रहेगी। घबराइए मत अम्मी, अल रेहान बिल्डिंग में होगी। किसी के यहाँ शादी ब्याह होगा तो किसी ने रोक लिया होगा। मेरा तो जी घबरा रहा है बेटा, तू जल्दी आ जा। जी। सलाम वालेकुम हिदायत भाई। वालेकुम सलाम बेटी। आपने रजिया को देखा क्या? रजिया तो 1 हफ्ते से नहीं आई करीब। या अल्लाह। अम्मी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। चलिए। शिंदे, अल रेहान बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाओ। यस सर। आप लोग हेलो। पाटिल साहब, फोरेंसिक लैब से डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर शर्मा बोलिए। डंपिंग ग्राउंड में और अल रेहान बिल्डिंग के ड्रेनेज पाइप में जो लाश के टुकड़े मिले हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं और वो एक लड़की के हैं। इसके अलावा अंगूठी और कान की बाली मिली है जो आज शाम को आपके पास भिजवा देता हूँ। ठीक है। शिंदे। जी सर। अल रेहान में पाए गए शरीर के टुकड़े और डंपिंग ग्राउंड में मिले शरीर के हिस्से एक ही इंसान के हैं, लड़की है। कहीं ये जो लड़की मिसिंग है रजिया, इसका इस केस के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है? कहीं ये बॉडी पार्ट्स रजिया के तो नहीं है? बॉडी के साथ मिली चीजें हाथ में आएंगी तो मामला और साफ हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? हिदायत हुसैन साहब। रजिया को आखिरी बार कब देखा था? 1 हफ्ता हुआ है साहब। रजिया बिटिया आई थी करीब शाम के 7 बज रहे होंगे साहब। चाचा, ऐसे दिन में भी सोते रहे ना तो हो गई आपकी वॉचमैनी। अरे यहाँ कौन आने वाला है बेटा, किसके पास पैसा है चुराने के लिए। आज लेट हुआ? हाँ बस अभी सलमा आपा के घर का काम करने जा रही हूँ। तू बड़ी मेहनती है बेटी। चाचा, मेहनत करूंगी तभी तो अम्मी को यहाँ ला पाऊंगी ना। इतनी नेक सोच है तो अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर हर ख्वाहिश पूरी करेगा। आमीन। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटी। मैंने रजिया बेटी को सलमा आपा के घर जाते हुए देखा, लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा साहब। ठीक है, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। ठीक है साहब। शिंदे, चलो अल रेहान, और जो औरतें बाहर बैठी हैं उन्हें साथ ले लो। हाँ आई थी, रोज आती थी। तो फिर कहाँ गई वो? मुझे क्या मालूम साहब, बोल रही थी गांव जाएगी, उसकी शादी तय हुई थी ना इसलिए। आ गई तू, चल आ जा। अब वो क्या है ना भाभी, आज जल्दी जल्दी काम करके ना गांव के लिए निकलना है, माँ को लेने जाना है। क्या हुआ?
वो आप किसी को बताइएगा मत, मेरा निकाह होने वाला है। लड़का कौन है? बाद में बता दूंगी आपको। सब झूठ है, कोई शादी वादी नहीं थी। बता बता मेरी बेटी कहाँ है, तुझे मालूम? अरे ये क्या बकवास है, मुझे क्या पता तेरी बेटी कहाँ है। सब मैं जानती हूँ, वो नज़मा है ना वीविंग वाली, उसी ने ये सारी बातें इनके दिमाग में डाली होंगी। और वो उसका भांजा है ना अशरफ, वो रात दिन रजिया को छेड़ता था, उसकी बुरी नजर थी रजिया पर, उसी ने ये सब कुछ किया होगा। अशरफ? वो मेरा भांजा है साहब, वो बिल्कुल मासूम है। या अल्लाह, उसने कुछ नहीं किया साहब, वो बिल्कुल मासूम है साहब। वो कहाँ है वो बाहर गए है साहब, कुछ नहीं किया साहब। ये तो वही बताएगा। साहब ये सब सलमा ने आपको बताया ना साहब, वो एकदम पागल है। उसका शोहर तो सरफिरा है, कुछ भी बके रहते। अरे सलमा, तेरा बेड़ा घर को। देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अशरफ कहाँ है? वो बाहर गया है साहब। कहाँ? सलीम की दुकान पर गया है साहब, जब वो खाता है। चलो साहब रुकिए साहब, मेरे भांजे ने कुछ नहीं किया साहब। या अल्लाह, मेरे भांजे को बचा। हाँ बोल। तो लफड़ा क्या कुछ? अरे हाँ किया ना, बोल ना क्या हुआ? पुलिस वाले को सब पता चल गया। तेरा नाम सलीम है? हाँ साहब, क्यों क्या हुआ साहब? अशरफ कहाँ है? आया था साहब चाय पीने, चाय पी और चला गया, पता नहीं साहब कहाँ गया। तुझे लगता है पुलिस की चाय पीने का बड़ा शौक है? हमारे पुलिस स्टेशन की चाय बहुत कड़क होती है। साहब वो अपने चाचा के गैरेज में गया होगा, या फिर उस शक्ल है ना साहब, भिंडी बाजार वाला, उसके पास गया होगा। वो जब भी खाली होता है साहब, उधर ही जाता है। क्या हुआ, क्यों बुला? मिली मेरी बच्ची, कहाँ है रजिया? बैठिए। कहाँ है मेरी रजिया? एक बात बताइए, आप इन चीजों को पहचानती हैं? ये तो मेरी रजिया की अंगूठी है। मैंने दी थी उसे पिछले ईद में, और ये बाली भी उसी की है। सब रजिया कहाँ है? रजिया क्या? रजिया नहीं रही। उसका मर्डर हुआ है। साहब ऐसा नहीं हो सकता साहब। देखिए, यही सच है। ये चीजें हमें उसकी लाश के साथ मिली हैं, और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ ये हैवानियत भरा काम किसने किया। तू मुंह खोलेगा कि मैं खुलवाऊं? साहब दिल आ गया था उस पे, इश्क करता था रजिया से। रजिया, अरे रुकना बाबा, तू हूर की परी है तो हम एवं ही थोड़े हैं। देख अशरफ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाने दे। अरे हैप्पी बर्थडे है मेरा, विश तो करना। अशरफ, मैंने तेरे को 10 दफे बताया, मेरे को ये सब बातें पसंद नहीं है, हट जा यहाँ से। तो गुस्से में और भी मसला। काम पे जा रही क्या? हाँ। मेरे से शादी मना ले, काम छुड़वा दूंगा पक्का। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तू ज्यादा नाटक नहीं कर रहा है? अरे नाटक तो तू कर देगी। हाँ छोड़। हैप्पी बर्थडे मेरा। अरे विश ना, अरे गिफ्ट तो देना। गिफ्ट चाहिए तुझे? गिफ्ट चाहिए? हाँ, मैं तो सिर्फ हाजी अली जाकर 2 चैन और एक पर्स मारा था, सोचा था रजिया को गिफ्ट देकर खुश कर दूंगा। गिफ्ट दिया तूने? साहब उसके बाद वो मिली ही नहीं। मिली नहीं कि मार दिया तूने? पर मैं मारूंगा उसे? क्यों मारूंगा, क्यों मारूंगा सर? सर मुझे लगता है कि हमारा शक गलत है। जिस दिन ये हत्या हुई थी उस दिन अशरफ हाजी अली एरिया में था। उसने जो माल चुराया था वो बरामद हुआ है, और वर्ली के थाने ने ये बात कंफर्म की है। सर उसे तो ये भी नहीं पता कि रजिया की मौत हुई है। रजिया जैसी मासूम और मेहनती लड़की के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? और सबसे अहम सवाल जो पुलिस को परेशान कर रहा था वो ये था कि लाश के साथ इतनी बर्बरता से व्यवहार क्यों किया गया? उसे ड्रेनेज पाइप में क्यों और कैसे फेंका गया? कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और फिर 1 हफ्ते के बाद म्युनिसिपैलिटी की रिपोर्ट आई, जिससे कुछ बातें साफ होने के आसार नजर आने लगे। साहब वो ड्रेनेज है ना, जिसमें अल रियान बिल्डिंग का कचरा जमा होकर आता है, उसको कुछ महीने से अलग कर दिया साहब। अभी उधर खाली ए विंग का कचरा जमा होकर आता है।
मतलब सिर्फ ए विंग में सारे राज छुपे हुए हैं। शिंदे, एक एक घर जाकर एक एक पाइप चेक करना होगा और हर पाइप का एक एक इंच चेक किया जाएगा। मुश्किल है सर। क्यों? कितने लोग लगेंगे इस काम के लिए? सर बात वो नहीं है, मतलब एरिया बहुत सेंसिटिव है, इसलिए वहाँ अगर हम तहकीकात करने जाते हैं तो रेजिस्टेंस हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम वहाँ किसी और बहाने से जाएं तो, मतलब मान लो कि हम म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को वहाँ भेजते हैं तो? पर सर वो तहकीकात कैसे कर पाएंगे? शिंदे, म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ अपने लोग होंगे उनकी वर्दी में, बहाना होगा ड्रेनेज के पाइप्स बदलवाने का, तब तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा ना। और जाने से पहले मोहल्ले के कुछ समझदार लोगों को कॉन्फिडेंस में देंगे। ए विंग में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, पहले उनसे बात करते हैं। यस सर। सावंत, विष्णु। यस सर। सर ये दोनों म्युनिसिपैलिटी वालों के साथ जाएंगे। सावंत, तहकीकात करनी है। ओके सर। मगर अलग अंदाज में। म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के साथ जाना है, उन्हीं के कपड़े पहनकर। एक एक फ्लैट के ड्रेनेज को चेक करो, खून के धब्बे, नाखून, बाल, कुछ भी मिले तुरंत इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ओके सर, ये मैं दो। नमस्कार। सलाम। मैंने फ़ोन किया था। जी आइए आइए। आपको जो बार बार ड्रेनेज चोकअप होने की दिक्कत होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम पाइप का मेजरमेंट लेंगे, क्या क्या करना होगा इसकी जानकारी लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो यहाँ पे। ठीक सर। पाटिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मौलवी साहब? खैरियत। म्यूनिसिपैलिटी वाले आए हैं? जी जी। चलिए अच्छा है, आप लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ, ये समस्या तो दूर हो जाएगी, मगर असली समस्या तो वो कत्ल है। कोई सुराग मिला उसका आपको? नहीं मौलवी साहब, अभी तक तो नहीं है। कातिल बहुत शातिर लगता है। या अल्लाह, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता क्या? चलिए मौलवी साहब, चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आपको। तकलीफ की क्या बात है इसमें, ये तो हमारा फर्ज है। जी, अल्लाह हाफिज। बोलो विष्णु। सर मैंने सब देख लिया मगर कोई सुराग मिला नहीं। स्ट्रेंज, कुछ भी नहीं मिला? सर मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, बस एक घर छोड़ के 506, और वो बंद था। वो घर किसका है? सर वो मौलवी साहब का, जो अभी यहाँ खड़े थे। तो तुमने उनसे चाबी क्यों नहीं मांगी? सर मौलवी जी से चाबी सर। लेकिन क्यों विष्णु? सर मौलवी साहब का घर। अरे शिंदे, उसमें एक मिनट, जिस ड्रेनेज से हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे उसमें सिर्फ और सिर्फ ए विंग का पानी आता है। ए विंग के सारे फ्लैट्स चेक हो चुके हैं मौलवी साहब का घर छोड़कर, और रजिया को भी आखिरी बार ए विंग में ही जाते हुए देखा गया था। चलो। जनाब, माफ कीजिएगा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी बदल रहा है, 15-20 मिनट लगेंगे, सोचा आपके पास चल के बैठते हैं। हम लोग चल के सलमा के यहाँ बैठते हैं, वहाँ बातें भी हो जाएंगी और चाय भी पी लेंगे वहाँ पे। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी पिला दीजिए, बहुत है। आइए।
पाटिल साहब, वो जरा टॉयलेट गए हैं। सर किल्लत है पानी की, हमारे यहाँ बहुत बड़ी किल्लत है। मौलवी साहब, ये खुशबू? जनाब, इतर की खुशबू है, वो लोग इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से दे जाते हैं बस। लोग इज्जत और प्यार से दे जाते हैं और आप उसे पैखाने में छिड़क देते हैं। वाह मौलवी साहब, लोगों के प्यार की आपको कदर ही नहीं है। लोग मानते हैं कि आप उन्हें सच्ची राह दिखाने वाले राहगीर हैं, जीने का सही तरीका सिखाने वाले फरिश्ते हैं। लोगों की नज़रों में आप खुदा समान हैं मौलवी साहब। आपके एक लफ्ज़ पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, और आपने उनके प्यार और भरोसे का ये सिला दिया। उनके प्यार और भरोसे को आपने टुकड़े टुकड़े कर दिया मौलवी साहब। जनाब, ये क्या बक रहे हैं आप? आप अपना जुर्म यहाँ कबूल करेंगे या पुलिस स्टेशन चलकर? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रोको इन्हें, देखो ना, कोई नहीं कहाँ जा रहे हैं? रोको, कोई नहीं, कहीं जा रहे हैं ये लोग। हमारे मौलवी साहब को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? एक मिनट, आप हमें अपना काम करने दीजिए। मौलवी साहब ने रजिया का कत्ल किया। लाशें भी जाएंगी। कर दो। एक मिनट मौलवी साहब, अब आप ही नहीं समझाइए। अल्लाह के वास्ते आप लोग पीछे हट जाइए, इन्हें इनका काम करने दीजिए। रजिया का कत्ल मैंने ही किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी गुजारिश है कि आप लोग पीछे हट जाइए और इन लोगों को इनका काम करने दीजिए। हट जाइए, पीछे। रजिया मेरे घर में काम करती थी। गांव से आई थी मन में उमंगे लेकर। रजिया बेटा जी? एक दिन छुट्टी ले लिया करो, आराम कर लिया करो। चाचा, छुट्टी लेकर क्या करना है? जितना जल्दी पैसा बनाऊंगी उतनी जल्दी अम्मी को यहाँ ला पाऊंगी ना। उसके दिल में अरमान थे, चेहरे पे मासूमियत थी, आंखों में ख्वाब थे, मगर मुझे सिर्फ उसका जवानी से भरा जिस्म ही दिखाई देता था। वो सुबह जल्दी आकर पानी भर दिया करती थी, तब मैं उसका भीगा हुआ बदन निहारता रहता था। मन ही मन सोचता था कि ये गलत है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता था। ज्यादा से ज्यादा मजहबी किताबें पढ़ने लगता था ताकि मेरे मन में ऐसे ख्याल ना आए, लेकिन मेरे लिए उसको भुलाना मुश्किल होता जा रहा था। फिर मैंने उसके सपनों को ही सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। रजिया जी? ये लो, ये किस लिए? मिठाई है, पहले खा लो फिर काम करो। ये लो। अरे यहाँ इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, आराम से बैठो। बताओ क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। चाचा, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं यहाँ पर इतने मजे कर रही हूँ, मिठाइयाँ खा रही हूँ, और मेरी अम्मी वहाँ पर जैसे तैसे गुजारा कर रही है। मैं मेरी अम्मी को यहाँ पर लाना चाहती हूँ, उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, मेरी अम्मी को हज करवाना चाहती हूँ। हो जाएगा रजिया, सब हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये लो,
नहीं चाचा, पैसे किस रख रख, ईदी समझ के रख लो, अम्मी के लिए कपड़े भेज देना। हंसो अभी। वो नहीं जानती थी कि मेरे मन में हवस के अलावा और कुछ नहीं है। एक दिन मैंने उसे बीमारी के बहाने घर पे बुला लिया। अरे रजिया, कमर में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर को बुलाया आपने? मैं लेकर आऊं? अरे मैं जाके आया ना। क्या कहा उन्होंने? अरे डॉक्टर ने तो ये मलहम दिया है। मैं किसी मसाज करने वाले को ढूंढ रहा था, कमबख्त मिला ही नहीं कोई। अल्लाह, बहुत दर्द। चाचा आप भी ना, इतनी सी बात के लिए किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं मल देती हूँ, लाइए। नहीं नहीं बेटा, तुम नहीं। चाचा मेरी अम्मी के पीठ में भी दर्द होता था, तब मैं ही मरहम लगाती थी, लाइए दीजिए। नहीं नहीं रजिया, नहीं। आप चुप करके लेट जाइए, मेरी अम्मी कहती है मेरे हाथों में ना जादू है, अभी ठीक हो जाएगा, लाइए दीजिए। आइए आप लेट जाइए, आइए। ठीक है, तुम कहती हो तो। संभाल के, संभाल के, आराम से। वो मेरी पीठ पे मरहम लगाती रही। मैंने उसके बदन की गर्माहट को महसूस किया। रजिया, एक बात कहूं, अगर इसी तरह काम करती रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा। दरअसल तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारी अम्मी और तुमको दोनों को यहाँ अपने पास रख सके। हाँ ना, अम्मी भी यही कहती है कि जल्दी से शादी कर ले। पता नहीं क्यों अम्मी को लगता है मैं कोई हूर की परी हूँ और कोई शहजादा आके मुझे ले जाएगा। पर वो समझती ही नहीं है कि मैं बर्तन मांजने वाली हूँ और पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे लिए तो तुम किसी हूर परी से कम नहीं हो। चाचा चाचा नहीं, कासिम का। वो उठकर चली गई। अगले दिन नहीं आई, मगर जब लौटी तो शायद उसने सच्चाई का सामना कर लिया था। उसने जान लिया था कि ये रिश्ता उसके सारे अरमान पूरे कर सकता है, उसकी माँ को यहाँ ला सकता है। तो आपने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने उसके साथ ऐसा सलूक किया? नहीं, मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं जानता था कि वो नेक है, पाक है। सिर्फ पैसों के बदले में वो खुद को किसी के हवाले नहीं करेगी। उसके जिस्म को पाने का यही तरीका था मेरे पास। मैंने तो उसे एक ख्वाब दिखाया था, लेकिन वो तो एक सच्चे आशिक की तरह मुझ पे जान छिड़कने लगी थी। मुझे अपना शौहर मानने लगी थी। धीरे धीरे मैंने हमारे बीच सारी दूरियां खत्म कर दी। और फिर एक दिन वो घर आई। सुनिए। हाँ बोलो। वो मैं कह रही थी कि हमें ना जल्दी फैसला लेना होगा। किस चीज का? निकाह का। क्यों? वो क्या है ना, मुझे नहीं लगता अब लोगों से ज्यादा दिन ये बात छुप पाएगी। मतलब इस घर में कोई और भी आने वाला है। रजिया। जी, और पता है मैंने तो सोच लिया है कि अम्मी को भी नहीं बुला लूंगी। तो क्या है ना, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो पर बच्चे को संभालना तो नहीं आता होगा ना। अरे क्या बकवास कर रही हो? बकवास? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने वादा किया है मुझसे, कसम खाई है। हाँ लेकिन क्या? देखिए, कहीं आपकी नीयत में खोट तो नहीं है ना? देखिए ऐसा मत कीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं की नहीं रहूंगी और मेरी अम्मी नहीं। देखिए आप मजाक कर रहे हैं ना, बहुत खुश है ना आप, और उस बच्चे को भी आप उतना ही प्यार देंगे ना जितना आप मुझसे। सुनिए ना, एक बार कह दीजिए ना। अरे दूर हटो मुझसे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मौलवी हूं मैं, लोग क्या कहेंगे? लोग? आज अचानक ये लोग कहाँ से आ गए? और उस दिन आपको ये लोग क्यों नहीं याद है जब आपने अपनी हवस के लिए मुझे इस्तेमाल किया था? देखो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम डॉक्टर के पास चली जाना। वाह जनाब मौलवी साहब वाह,
यहाँ तो आप बच जाएंगे, पर उस खुदा के घर में कैसे माफी मांगेंगे? देखो, खुदा और मजहब के बारे में मुझे समझाने की कोशिश मत करना। ठीक है, ठीक है, पर एक बात आप भी याद रखिएगा कि अभी के अभी बाहर जाके मैं सबको बता दूंगी ये बच्चा किसका है। जीते जी आपने मुझे दोजख में धकेला है ना, तो याद रखिएगा इस दोजख में मैं अकेली नहीं जलूंगी, आपको साथ ले जाऊंगी। वो चली गई और मैं होश में आ गया। मैं जान गया कि ये सब भारी पड़ने वाला है। मैंने उसे फोन किया और घर बुला लिया। तुम जीत गई। क्या? मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम उम्मीद से हो। बस ये देख रहा था कि तुम इस बुड्ढे को चाहती हो या नहीं। मतलब ये रजिया कि तुम्हारे लिए तो कई नौजवान हंसते हंसते निकाह के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर मैं सोच रहा था कि लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। या अल्लाह, आपने तो मेरी होश ही उड़ा दिए थे। सच में आप सब कुछ हो मेरे लिए। अगर आपने मेरे बारे में शक किया, रजिया ये मेरी नहीं, इस उम्र की गलती है। देखिए, आपको मेरी कसम है, दोबारा ऐसे हम दोनों के बीच इस उम्र वाली बात को मत आने दीजिएगा। ठीक है, तुम्हारी कसम। अच्छा, एक काम करना, तुम कल आ जाना, हम लोग तय कर लेंगे कि निकाह कब करना है, कहाँ करना है, किसको किसको बुलाना है। और तुम अपनी अम्मी को भी बुला लेना भाई, उन्हें भी तो दामाद पसंद आना चाहिए। वो दिन तो टल गया, मगर मैं उसे यूं कब तक टालता रहता। एक ना एक दिन इस मसले को तो सुलझाना ही था। इस तकलीफ से निजात पानी ही थी। अगर वो मेरा भांडा फोड़ देती तो जो इज्जत, जो प्यार और भरोसा मैंने लोगों के बीच बनाया, वो तो चूर चूर हो जाता। मैं सारी रात बैठकर सोचता रहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। रजिया को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो आ गई, मगर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे मानो उसे जन्नत मिल गई हो। अरे रजिया, वो मेरे चूल्हे पे चाय रखी, जरा देख लेना। लाश को उस हालत में ले जाना मुश्किल था। मैंने रात होने का इंतज़ार किया। मैं बाहर गया, वॉचमैन को भी आंख लग गई थी, तो मैंने सोचा यही सही मौका है। मगर कमाल वहाँ खड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये पागल यहाँ से जाने वाला नहीं है। फिर भी मैंने इंतज़ार किया, लेकिन जब वो वहाँ से नहीं हटा तो फिर मैं घर वापस आ गया और चाकू उठाया और लाश के टुकड़े टुकड़े करके एक एक टुकड़ा पखाने की पाइप से बहाना शुरू कर दिया। और कोई चारा नहीं था मेरे पास, और जो टुकड़े पाइप से नहीं गए उन्हें मैंने एक पॉलीथीन के बैग में भरकर, साहब, शैतान ने कब्जा कर लिया था मेरे दिमाग पर।
रजिया मेरी बच्ची। भरोसा करना गलत नहीं। इंसान अगर इंसान पर भरोसा नहीं करेगा तो कयामत का दिन दूर नहीं, लेकिन किसी पर भी भरोसा करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चाहत को मोहब्बत में और मोहब्बत को रिश्ते में बदलते वक्त तो ये सतर्कता बहुत ही जरूरी होती है। रजिया मेहनती थी, उसके मन में जो सपने थे उन्हें पूरा करने के लिए उसने एक समझौता किया और वो उसे ईमानदारी से निभा भी रही थी। लेकिन अपनी जिंदगी का ये अहम फैसला लेते वक्त उसने अपनी माँ, अपनी चचेरी बहन या अपने नजदीकी लोगों से बात तक नहीं की। वो ये भूल गई कि जिस रिश्ते को वो जी जान से निभा रही थी उस पर अभी तक कानून की मोहर भी नहीं लगी थी। आंखें मूंद कर भरोसा करने का नतीजा ये हुआ कि जिसे वो अपना सब कुछ मान चुकी थी उसके अंदर का शैतान वो देख नहीं पाई। शराफत के मुखौटे के पीछे छिपे जानवर को वो समझ नहीं पाई। अगर रजिया अपनी माँ से या अपने हितैषी लोगों से इस रिश्ते के बारे में बात करती, सोच समझकर कदम उठाती, तो शायद इस दरिंदे के अंदर की गंदगी और बदबू को वो सही समय पर पहचान जाती। मौलवी कासिम पर उसके घिनौने अपराध के लिए मुकदमा दायर किया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको।